गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की नेक्स्ट क्लास शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लासेस में हमने क्या पढ़ा कि आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की का प्रिंसिपल क्या होता है, बेसिक डायग्राम क्या होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, एनएमआर के अंदर रेडिएशंस कौन कौन से यूज करते हैं और रेजोनेंस किस तरह से होता है, स्पेक्ट्रम किस तरह से मिलता है। इसके साथ हमने क्या पढ़ा कि एनर्जी जो है वो हम कैसे देखते हैं कि एनर्जी का डिफरेंस आया है या नहीं आया है। ठीक है, ये हम चेक करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो एनर्जी का डिफरेंस होता है डेल्टा ई, वो किसके इक्वल होता है, या फिर ये होता है एच न्यू के इक्वल, जो हम रेडिएशंस डालते हैं बाहर से, जो कि एनएमआर के अंदर कौन सी वेव्स होती है, रेडियो वेव्स होती है। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, गामा के। गामा क्या है यहाँ पर, गायरो मैग्नेटिक रेशो, यानी मैग्नेटिक मोमेंट का रेशो किसके साथ, एंगुलर मोमेंटम के साथ, जो हर मॉलिक्यूल का अपना अलग अलग होता है। ठीक है, इसके साथ होता है क्या, एच नोट। ये एच नोट क्या है, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, इस पर डिपेंड करता है। और उसके साथ में ये क्या होता है, h बाई 2 पाई, या फिर हम कह सकते हैं h कट, इसके मल्टीप्लाई में होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस होता है। यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या होती है, ये गामा बाई 2 पाई इंटू एच नोट होती है। ये जो फ्रीक्वेंसी होती है इस एनएमआर के अंदर, ये क्या होती है, एक तरह से प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है ये, प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी, जो मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था। हिंदी में बोलते हैं इसको पुसरण आवृत्ति। ठीक है, एक क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप स्पिनिंग बॉल लेते हो, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हम, लट्टू कहते हैं, अगर उसको हम रोटेट करते हैं तो वो क्या करता है, कुछ देर तो वो रोटेट करता है हॉरिजॉन्टली, सॉरी वर्टिकली। ठीक है, और वो क्या करता है, धीरे धीरे जैसे जैसे उसका रोटेशन कम होता जाता है, वो क्या करता है, थोड़ा डंबल शेप में रोटेट करना स्टार्ट करता है, और धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो हॉरिजॉन्टली गिर जाता है। ठीक है, तो जब ये डंबल शेप में रोटेट करना स्टार्ट करता है तो उस टाइम जो फ्रीक्वेंसी होती है उस स्पिनिंग बॉल की, उसे हम क्या कहते हैं, प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्योंकि वो जो मूवमेंट होता है उस स्पिनिंग बॉल का, उसे हम क्या कहते हैं, प्रिसीजन या पुसरण कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है एनएमआर के अंदर, वो कौन सी होती है, प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक, अब हमने लास्ट क्लास में टॉपिक क्या स्टार्ट किया था कि आपकी शील्डिंग, डीशील्डिंग और केमिकल शिफ्ट क्या होता है। ठीक है, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले देखो शील्डिंग क्या होती है, ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। शील्डिंग क्या होती है, जब किसी मॉलिक्यूल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका अमाउंट, नेट अमाउंट बढ़ जाए। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाए, इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाए, तो वो हमारा क्या होता है, उस मॉलिक्यूल की क्या हो जाती है, शील्डिंग हो जाती है या फिर परिरक्षण हो जाता है। ठीक है, कैसे, जैसे मान लो हमने कोई भी मॉलिक्यूल लिया, ठीक है, मॉलिक्यूल लिया, अगर हम एनएमआर की बात कर रहे हैं तो वो क्या होता है, उसमें हम स्टडी किसकी करते हैं, नाभिक की स्टडी करते हैं। ठीक है, नाभिक का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर मान लो हमने बाहर से जो चुंबकीय क्षेत्र लगा रखा है वो क्या है, इस डायरेक्शन के अंदर, सेम डायरेक्शन रखनी है आपको, इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, बाहर से जो हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है वो कहाँ पे है, इस डायरेक्शन के अंदर, ऐसे। ठीक है, अब खुद जो न्यूक्लियस है उसका भी क्या होगा, कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, अगर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी क्या है, इसी की डायरेक्शन के अंदर है, अगर इस न्यूक्लियस की या इस नाभिक की चुंबकीय बल रेखाएं किस दिशा में जा रही है, इसकी दिशा के अंदर ही जा रही है। ये जो आपका उल्टा किया मैंने इसको, इसकी जो ये डायरेक्शन है मॉलिक्यूल की, अगर ये वाली इस डायरेक्शन में है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की, और इसकी भी, इस न्यूक्लियस की भी जो डायरेक्शन है न्यूक्लियस फील्ड की या न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट की,
इसी डायरेक्शन के अंदर है, तो ये क्या करता है, ये इस मॉलिक्यूल के ऊपर जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी वैल्यू को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। जब ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये क्या होता है, शील्डिंग होती है या फिर परिरक्षण का प्रभाव होता है। और जब भी परिरक्षण का प्रभाव होगा तो हमेशा हम ये कह सकते हैं कि वहां पर उस मॉलिक्यूल पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का मतलब क्या है कि ये जो बाहर के इस जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इस नाभिक के पास क्या आ रहे हैं, ज्यादा उपस्थित हो रहे हैं। ठीक है, यानी इस न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हमेशा क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर हमें देख के ये पता लगाना है, एक मॉलिक्यूल को ये देख के पता लगाना है कि उसके अंदर शील्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है, तो हम क्या चेक करते हैं कि अगर उस मॉलिक्यूल में अगर हम हाइड्रोजन एनएमआर कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। अगर हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है मतलब वहां पर शील्डिंग होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी कब, जब हाइड्रोजन के ऊपर या हाइड्रोजन से जुड़े कार्बन के ऊपर इस तरह के कोई मॉलिक्यूल जुड़े हुए हो जो कि क्या हो, इलेक्ट्रॉन डोनर हो। ठीक है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, जैसे मेथिल समूह है, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन का कोई भी कंपाउंड जिसके ऊपर ऑक्सीजन पे क्या होता है, लोन पेयर होता है, वो आसानी से दे सकता है। एमीन मान लो, एमीन में नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है, वो आसानी से दे सकता है। ठीक है, तो ऐसे अगर कोई ग्रुप हाइड्रोजन से या हाइड्रोजन से जुड़े कार्बन पे जुड़े हुए हैं तो वो क्या होगा, उस हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएंगे। और जब भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वहां पर बढ़ती है मतलब यहाँ पे क्या होगा, इस न्यूक्लियस के ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर क्या होगा, शील्डिंग का इफेक्ट आएगा। ठीक है, परिरक्षण का प्रभाव आएगा। जब परिरक्षण का प्रभाव आता है तो उसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है वहां पे। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो ये जो आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा या स्पेक्ट्रम की जो पीक मिलेगी वो कहाँ पे मिलेगी, अप फील्ड पे मिलेगी। ठीक है, अप फील्ड का मतलब क्या है, ये हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे केमिकल शिफ्ट क्या होता है। ठीक है, तो हमें इतना याद रखना है अभी कि शील्डिंग क्या होती है, जब किसी न्यूक्लियस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट बढ़ता है या फिर उस मॉलिक्यूल के ऊपर या न्यूक्लियस के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है तो वो हमें क्या देगा, शील्डिंग देगा, परिरक्षण का प्रभाव देगा। जैसा आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ा है परिरक्षण का प्रभाव, कि नाभिक का इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो इफेक्ट होता है, सबसे बाहरी जो आपका ऑर्बिटल होता है उसकी जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर क्या, उसके बीच में क्या लगता है, शील्डिंग का इफेक्ट लगता है कि जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, लेकिन नाभिक उसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो बीच वाले जो इलेक्ट्रॉनों के कारण इफेक्ट आ रहा है वो हमारा क्या होता है, शील्डिंग का इफेक्ट होता है, परिरक्षण का प्रभाव होता है। तो यहाँ भी क्या होता है, शील्डिंग का इफेक्ट होता है जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस न्यूक्लियस के ऊपर बढ़ती है। तो ये जो हमारा स्पेक्ट्रम मिलेगा इस शील्डिंग के कारण वो कहाँ पे मिलेगा, अप फील्ड पे मिलेगा। ठीक है, एक होती है क्या, डी शील्डिंग। ये तो हुई शील्डिंग कि हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दिया। डी शील्डिंग या इसे विपरिरक्षण इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ये जो आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो आपने लगा रखा है, ये क्या किया हमने, इससे जैसे आपने ये लगाया इस डायरेक्शन के अंदर तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, और ये जो आपका न्यूक्लियस है इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, इससे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। तो यहाँ पे क्या होती है, इस न्यूक्लियस के ऊपर मान लो कि ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यानी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी, या फिर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होता है तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, डी शील्डिंग का इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, डी शील्डिंग। अब अगर ये डी शील्डिंग होती है तो हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा या जो पीक मिलती है स्पेक्ट्रम के अंदर वो कहाँ पे मिलेगी, डाउन फील्ड के अंदर मिलेगी। अब ये डाउन फील्ड और अप फील्ड क्या है ये हम अभी केमिकल शिफ्ट पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपकी शील्डिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, अप फील्ड में आपका स्पेक्ट्रम मिलेगा या पीक मिलेगी। दूसरा, डी शील्डिंग जहां होती है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, और आपका जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कहां पे मिलेगा, डाउन फील्ड के अंदर मिलेगा। ठीक है,
ये हो गया, ठीक है, शील्डिंग। और डे शील्डिंग क्या होती है? इसके अलावा एक चीज और है, केमिकल शिफ्ट क्या होता है, ठीक है। मेन आपको मॉलिक्यूल अगर दिया हुआ है, उससे हमें एनएमआर का स्पेक्ट्रम बनाना है, तो हमें इस शील्डिंग और डी शील्डिंग का इफेक्ट पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल को खोल के लिखेंगे, उसमें देखेंगे कि कौन से ऐसे ग्रुप जुड़े हुए हैं जो हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाते हैं तो वो शील्डिंग करेंगे, शील्डिंग करेंगे तो आपकी जो पीक मिलेगी वो अपफील्ड पे मिलेगी। लेकिन अगर हाइड्रोजन या कार्बन के साथ ऐसे मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं जो वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं, तो वहां पे क्या होगा, डी शील्डिंग होगी। और अगर डी शील्डिंग होगी तो वो हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, डाउन फील्ड के अंदर मिलेगा, ठीक है। अब देखो केमिकल शिफ्ट क्या होता है। केमिकल शिफ्ट का भी मैंने एक आइडिया दे दिया था आपको लास्ट क्लास के अंदर, कि अगर हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है, एक मानक मॉलिक्यूल लेते हैं, उसका हम एक एनएमआर स्पेक्ट्रम बनाते हैं, ठीक है। उसकी पीक हमें किस वैल्यू के अंदर मिलती है उसे हम मानते हैं स्टैंडर्ड, और उसके कंपैरिजन में हम बाकी सारे मॉलिक्यूल्स की पीक को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एनएमआर के अंदर हम जो हाइड्रोजन एनएमआर या फिर कार्बन एनएमआर, ये दो एनएमआर ऐसे हैं जहां पर हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड के तौर पर यूज करते हैं टीएमएस यानी टेट्रा मिथाइल सिलेन, ठीक है। क्या यूज करते हैं, टेट्रा मिथाइल सिलेन, ठीक। टेट्रा मिथाइल का मतलब क्या है कि एक सिलिकॉन के मॉलिक्यूल के साथ 4 मिथाइल समूह जुड़े हुए हैं, ठीक है। कैसे, ये 4 मिथाइल समूह जुड़े हुए हैं किसके साथ, सिलिका के कणों के साथ, ठीक है। अब ये जो कार्बन है, ये चारों कार्बन क्या है, एक जैसे ही हैं, ठीक है। कैसे एक जैसे हैं, क्योंकि एक कार्बन के ऊपर 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, और एक क्या है, ये सिलिका के साथ बंध बना रहा है, ठीक है। इसके ऊपर भी क्या है, 4 हाइड्रोजन है और एक ये क्या कर रहा है, सिलिका के साथ बंध बना रहा है। सॉरी, ये 3 होंगे ना, संयुक्ता कंप्लीट ज्यादा कर दी हमने, टोटल कार्बन 4 ही बंध बना सकता है, तो 3 हाइड्रोजन हो गए, एक सिलिका हो गया, 3 हाइड्रोजन हो गए, एक सिलिका हो गया, 3 हाइड्रोजन एक सिलिका, 3 हाइड्रोजन एक सिलिका, यानी इन कार्बन की, सब कार्बन की जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेम है। ये चारों कार्बन क्या है, सेम है। चारों कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन भी यहाँ पे क्या है, सेम है, बिल्कुल एक जैसे है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यानी हमें, अगर हम हाइड्रोजन एनएमआर कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन एनएमआर कर रहे हैं, तो इस टेट्रामिथाइल सिलेन से हमें एक जैसे कितने मॉलिक्यूल, कितने हाइड्रोजन या प्रोटॉन मिलेंगे, 12, ठीक है। हमें क्या मिल रहे हैं, 12 प्रोटॉन एक जैसे मिल रहे हैं। अगर हम कार्बन एनएमआर कर रहे हैं तो हमें एक जैसे कितने कार्बन मिल रहे हैं, 4 कार्बन मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस टीएमएस को स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। टीएमएस में होता क्या है कि ये जो आपके चारों कार्बन है ये सेम है, चारों कार्बन पर जुड़े हुए ये 12 के 12 हाइड्रोजन भी क्या है, सेम है, और हम इनको स्टैंडर्ड मान के, इनकी जहां पर भी पीक आती है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, उसको हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं, या फिर ये बोल दो कि आप उसको 0 मान लेते हो, रेफरेंस मान लेते हो, ठीक है। अगर आप इसको रेफरेंस मानते हो, तो जैसे आपकी, अगर हम स्पेक्ट्रम बनाए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी कितनी वैल्यू पर आपको पीक मिली, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की कितनी वैल्यू पर आपको ये पीक मिली, उसमें से हमने क्या किया, इस टीएमएस को मान लिया 0, ठीक है, माना इसकी वैल्यू 0 आई। 0 नहीं होती है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, लेकिन हम टीएमएस को यहाँ पे क्या मान रहे हैं, रेफरेंस मान रहे हैं। यानी हमें जितने भी मॉलिक्यूल चेक करने हैं एनएमआर के अंदर, उसमें हम कंपैरिजन करेंगे इस टीएमएस के साथ, कि इस टीएमएस से ये जो आपका मॉलिक्यूल कोई भी अननोन कंपाउंड है उसका स्पेक्ट्रम इससे इधर मिला है या उधर मिला है, ठीक है, या कितने पॉइंट इधर मिला है, कितने पॉइंट उधर मिला है, ठीक है। तो
ये जो आपने स्टैंडर्ड लिया टीएमएस का, उसके मान लिया हमने 0। अब अलग अलग मॉलिक्यूल आप लेते हो तो आपकी पीक भी क्या मिलेगी, अलग अलग पोजीशन पे मिलेगी। मान लो यहाँ पे किसी की पीक आती है, इसे नंबर 1 दे दिया हमने, ये 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमने अलग अलग नंबरिंग दे दी कि आपका अलग अलग मॉलिक्यूल है, उसकी पीक अलग अलग पोजीशन पे मिलेगी, ठीक है। केमिकल शिफ्ट क्या है? केमिकल शिफ्ट यहाँ पे ये है कि अगर मान लो हमने कोई मॉलिक्यूल लिया मेथेनॉल, ठीक है। मेथेनॉल में ये जो CH3 के 3 हाइड्रोजन है, इसकी वजह से हमें पीक मिली यहाँ पे, ठीक है। CH3 के 3 हाइड्रोजन, इनकी वजह से हमें पीक मिली इस पोजीशन पे, ठीक है। लेकिन TMS वाली पोजीशन क्या थी, ये 0 थी। तो ये 0 से कितनी डिस्टेंस पे है, या 0 से कितने शिफ्ट पे है, या 0 से कितनी दूरी पर है, वो हमारा क्या होता है, केमिकल शिफ्ट होता है, ठीक है। या जिसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक श्रुति बोलते हैं आप इसको हिंदी में, ठीक है। हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड लेते हैं टीएमएस को हम 0 पर लेके चलते हैं हमेशा स्पेक्ट्रम के अंदर, और उसके कंपैरिजन में आपके जितने भी स्पेक्ट्रम आएंगे, जितनी डिस्टेंस पे आएंगे, वो सारी उसमें काउंट होगी केमिकल शिफ्ट के अंदर। वो सारी जो डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी, केमिकल शिफ्ट की आएगी। अब केमिकल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं हम इसको, वो देखो, ठीक है। ये चीज याद रखना कि कार्बन NMR लो चाहे आप हाइड्रोजन NMR लो, आपको रेफरेंस जो है वो हम क्या लेते हैं, TMS लेते हैं, टेट्रा मिथाइल सिलेन लेते हैं, ठीक है। और दूसरा जो हमारा केमिकल शिफ्ट है या रासायनिक स्थिति जो है, उसको हम डिनोट करते हैं किसके द्वारा, डेल्टा के द्वारा, ठीक है। उसे हम किससे लिखते हैं, डेल्टा से लिखते हैं। और जो डेल्टा की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, या डेल्टा का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है कि आपकी कोई भी जो अननोन कंपाउंड लेते हो, अज्ञात यौगिक लेते हो, जिसका आपको हाइड्रोजन NMR करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है। माइनस करते हैं हम जो भी हम रेफरेंस ले रहे हैं, ठीक है। रेफरेंस जो भी ले रहे हैं मॉलिक्यूल, यानी हमने यहाँ पे क्या लिया है, TMS लिया है, तो TMS की फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसको हम इससे क्या करते हैं, माइनस करते हैं, अपॉन में लिखते हैं इसकी क्या होती है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे मतलब क्या है कि आप अगर हाइड्रोजन NMR कर रहे हो, हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि अगर आप 10,000 गोस की इंटेंसिटी का मैग्नेटिक फील्ड यूज कर रहे हो, तो हम आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी क्या लगाते हैं, 42.6 मेगाहर्ट्ज की यूज करते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है कि उस NMR को ऑपरेट करने के लिए या उस मॉलिक्यूल के NMR को ऑपरेट करने के लिए हमें कितनी फ्रीक्वेंसी लगवानी पड़ेगी, 42.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी लगानी पड़ेगी। यही हमारी क्या होती है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है। अगर हम यहाँ पे 14,100 गोस यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये 60 मेगाहर्ट्ज की हमें फ्रीक्वेंसी यूज करनी पड़ेगी। तो ये हमारी 60 मेगाहर्ट्ज जो है, ये क्या है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और ये जो पूरा हम केमिकल शिफ्ट की वैल्यू लेते हैं, ये लेते हैं 10⁶ ppm की फॉर्म में, ठीक है, यानी पार्ट्स पर मिलियन की फॉर्म में हम इसको लेते हैं हमेशा। तो ये हमारा क्या है, केमिकल शिफ्ट का फॉर्मूला है, जो क्या कहता है कि जो आपकी सैंपल की फ्रीक्वेंसी है और जो रेफरेंस की फ्रीक्वेंसी है, उनका डिफरेंस कितना है, अपॉन में हम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितने ले रहे हैं, इंटू 10⁶। और ये जो डेल्टा की वैल्यू आती है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आती है, ये पार्ट्स पर मिलियन के अंदर आती है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 10⁶ के साथ, ठीक है। या फिर हम इस डेल्टा को कैसे लिख सकते हैं, इस डेल्टा को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है, डेल्टा न्यू, यानी आपको क्या है, सैंपल और रेफरेंस की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, यानी हमने क्या कर दिया, डेल्टा न्यू निकाल लिया, अपॉन में इसकी क्या आएगी, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक है। अपॉन क्या है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इंटू 10⁶ ppm, ठीक है। ये आपका क्या है, केमिकल शिफ्ट का फॉर्मूला है। शॉर्ट में क्या बता रहा है कि ये सैंपल और रेफरेंस की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस अपॉन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इंटू 10⁶, ये आपका क्या है, केमिकल शिफ्ट का फॉर्मूला है,
ठीक है। और केमिकल शिफ्ट जो है वो कहाँ पे आएगी, ये जो आपका डिफरेंस आता है ये हमारा क्या होता है, केमिकल शिफ्ट किसके कंपैरिजन में, रेफरेंस यहाँ पे क्या है, TMS टेट्रामेथाइल सिलेन है। ठीक है। अब एक चीज और कि ये जो टेट्रामेथाइल सिलेन है इसका हम रेफरेंस मान के 0 लेते हैं। ठीक है, टेट्रामेथाइल सिलेन को आपने रेफरेंस मान लिया, 0 ले लिया। अब जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, जो अननोन कंपाउंड हम लेंगे वो क्या होंगे, इस TMS के हमेशा कुछ ना कुछ शिफ्ट के साथ आएंगे। ठीक है, तो ये जो शिफ्ट की वैल्यू लेते हैं हम TMS के लिए, ये लेते हैं केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू लेते हैं TMS के कंपैरिजन में, डेल्टा की जो वैल्यू लेते हैं वो हम लेते हैं 0 से लेके 10 तक। ठीक है, ये जो हम केमिकल शिफ्ट की वैल्यू लेते हैं विद कंपैरिजन टू टेट्रामेथाइलसिलेन, वो लेते हैं हम 0 से 10 तक। यानी जितने भी मॉलिक्यूल है, जितने भी कंपाउंड है, उनमें से किसी का भी अगर आप हाइड्रोजन NMR कर रहे हो तो उसमें आपका जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आएगी वो 0 से 10 के बीच में ही आएगी, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, हम सिर्फ क्या करते हैं, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स की केमिकल शिफ्ट को डिवाइड कर देते हैं इन 10 पार्ट्स के अंदर, यानी डेल्टा की वैल्यू हमेशा 0 से 10 के बीच में ही आएगी। ठीक है, अब इसके अलावा एक चीज और होती है टो। ठीक है, ये टो क्या बताता है, ये बताता है कि ये आपने टोटल वैल्यू ली कितनी, 10। ठीक है, तो ये टो क्या बताता है कि 10 में से आप इस डेल्टा की वैल्यू माइनस कर दो। ठीक है, तो क्या बताता है, 10 में से डेल्टा यानी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू को आप माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा, टो की वैल्यू आएगी। यानी ये कैसे चलता है, इस केमिकल शिफ्ट का हमेशा उल्टा चलता है। ठीक है, केमिकल शिफ्ट के बारे में अगर आपसे पूछते हैं तो वो सिंपल उसका फॉर्मूला पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई मॉलिक्यूल देके ये पूछ सकते हैं कि उस मॉलिक्यूल के अंदर केमिकल शिफ्ट कितना होगा। ठीक है, लेकिन अब मॉलिक्यूल दिया है और आपको केमिकल शिफ्ट बताना है तो उसके लिए आपको सारे मॉलिक्यूल का, हर तरह के हाइड्रोजन के आपको केमिकल शिफ्ट की वैल्यू याद होनी चाहिए। तो उसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे और वो याद करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप मॉलिक्यूल को देख के ये नहीं बता सकते कि उसका केमिकल शिफ्ट कितना है। ठीक है, इसलिए आपको हर प्रकार के हाइड्रोजन की केमिकल शिफ्ट को याद रखना पड़ेगा, उसकी रेंज को आपको याद रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम किसी अननोन कंपाउंड का NMR करते हैं तो क्या होता है, हमें सिंपल सा एक स्पेक्ट्रम मिल जाता है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम में मान लो कि हमने पहले से टेबल में याद कर रखा है कि कोई भी sp3 कार्बन है उसके साथ जुड़ा हुआ जो भी हाइड्रोजन है उसके लिए डेल्टा की वैल्यू जो होती है वो 1 से 2 के बीच में आती है। ठीक है, हमने टेबल याद की कि जो sp3 कार्बन है उस sp3 कार्बन से जुड़े हुए जितने भी हाइड्रोजन हैं उसके लिए हमें डेल्टा की वैल्यू 1 से 2 के बीच में मिलती है। ठीक है, तो हमने कोई भी अननोन कंपाउंड लिया, जैसे कि मेथनॉल लिया। ठीक है, मेथनॉल की जो ये 3 हाइड्रोजन है इसकी वजह से हमें पीक मिली यहाँ 1 पर। ठीक है, 1 पर जो पीक मिली उससे हमें पता चला कि यहाँ इस मॉलिक्यूल के अंदर कोई ना कोई sp3 कार्बन उपस्थित है। और अगर sp3 कार्बन है तो इसके मतलब उसके ऊपर 4 अलग अलग ग्रुप, सॉरी 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं, सेम भी हो सकते हैं। तो इनमें से अगर ये जो पीक मिल रही है ये 3 हाइड्रोजन की वजह से मिल रही है लेकिन डेल्टा यहाँ पे 1 है, तो मतलब हमारे पास एक sp3 कार्बन है उसके ऊपर 3 एक जैसे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस केमिकल शिफ्ट की एक टेबल को लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, कि आपका केमिकल शिफ्ट जो है वो किस तरह के हाइड्रोजन के लिए किस रेंज के अंदर आता है। ठीक है, अब एक चीज और देखो कि ये जो आपने स्केल पढ़ा ये किसका है, केमिकल शिफ्ट का है, कि हम TMS को मानते हैं 0। ये जो आपका केमिकल शिफ्ट है इसकी वैल्यू आती है 0 से 10 के बीच में, और टो की वैल्यू जो आती है वो 10 में से केमिकल शिफ्ट माइनस करते जाओ तो 10 से 0 के बीच में आएगी। ठीक है, अब एक चीज हमने शील्डिंग और डी शील्डिंग की पढ़ी थी, तो शील्डिंग और डी शील्डिंग को अगर हमें यहाँ पर इस स्केल के अंदर रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे कि अगर हमारी शील्डिंग हो रही है, ठीक है, शील्डिंग हो रही है मतलब क्या है कि हम
अपफील्ड में जा रहे हैं। तो अपफील्ड में जाने का मतलब ये है कि हम इस टीएमएस 0 की तरफ जा रहे हैं, ये होता है हमारा अपफील्ड। अपफील्ड यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, शील्डिंग। ठीक है, ये चीज याद रखना कि जब भी अपफील्ड होता है या शील्डिंग होती है तो हम हमेशा टीएमएस की 0 वैल्यू की तरफ जाते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा कि अगर इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी हम केमिकल शिफ्ट की ज्यादा वैल्यू देते जा रहे हैं, तो वो हमारा क्या होता है, डी शील्डिंग या फिर डाउन फील्ड। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, डी शील्डिंग या फिर इसे क्या कहते हैं हम, डाउन फील्ड। एक चीज आप और ये याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो आपकी केमिकल शिफ्ट है उसकी कुछ रेंज होती है अलग अलग तरह के प्रोटॉन के लिए या हाइड्रोजन के लिए। अलग अलग तरह का हाइड्रोजन का मतलब क्या है कि कोई sp3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, कोई sp2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, कोई एसिडिक समूह के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है। तो उन सबकी पीक जो है वो हमें इस स्केल के ऊपर अलग अलग जगह पे मिलेगी, और किस रेंज में मिलती है वो हमें याद करना है उस टेबल के थ्रू। तो वो हम कहाँ पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है,